नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। कल यानी बीते हुए कल में आपने कांग्रेस का आरोप पत्र देखा। कई सारे घोटालों के आरोप उन्होंने लगाए और कल यानी आने वाले कल में आप बीजेपी सरकार का रिपोर्ट कार्ड देखेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश भाजपा चुनाव प्रबंध समिति के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने आज ग्वालियर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ झलकियां दिखाई कि बीजेपी के कल के रिपोर्ट कार्ड में क्या होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी सिर्फ शिवराज सरकार का रिपोर्ट कार्ड ही नहीं बल्कि 2003 के बाद से पूरी बीजेपी सरकार का तुलनात्मक अध्ययन पेश करेगी। यानी संभव है कि उमा जी और बाबूलाल गौर जी की भी कुछ योजनाओं का उसमें जिक्र हो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नरेंद्र तोमर ने अपने लगभग हर वाक्य में 2003 से पहले का जिक्र किया है। हालांकि जिस दल में सिंधिया हो उस दल की ग्वालियर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और मंच पर ना तो सिंधिया हो ना ही उनका पोस्टर हो तो ये थोड़ा असहज उनके समर्थकों को तो बनाता ही है। बहरहाल तो ये भी कहा गया कि हम चुनाव को सिर्फ सकारात्मक मसले यानी विकास और अपनी उपलब्धियों पर रखेंगे, हम डर्टी पॉलिटिक्स पर नहीं जाएंगे। ऐसा बुलंद घोष तोमर साहब ने किया। ये और बात है कि सियासत में और खास तौर पर चुनाव के दौरान यदि डर्टी पॉलिटिक्स का तड़का ना लगे तो सियासी भोजन बड़ा बेस्वाद ही लगता है। खैर, तो आज बात करेंगे इसी मसले पर कि बीजेपी के कल के रिपोर्ट कार्ड में क्या वोटर्स को चुंबक की तरह खींचने की क्षमता होगी? क्या वाकई सिर्फ सकारात्मक बातों पर चुनाव लड़ा और जीता जा सकता है? क्या पार्टियों के द्वारा गिनाई जा रही उपलब्धियों पर जनता उसी अनुमान के आधार पर उसी अनुपात में अपना सही का निशान लगाती है? बहुत सारे सवाल जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए, कल कांग्रेस आरोप पत्र लेकर आई तो बीजेपी उसके जवाब में रिपोर्ट कार्ड लेकर आ रही है। कल भोपाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एमपी की बीजेपी सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे। जी हां, सही सुना आपने, शिवराज सरकार नहीं, बीजेपी सरकार। यानी उमा भारती और दिवंगत बाबूलाल गौर सहित शिवराज सिंह चौहान तक के कामकाज का ब्यौरा। आज ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के चुनाव प्रबंधन समिति के मुखिया नरेंद्र तोमर मीडिया से मुखातिब हुए तो लगभग हर बार वे यही शब्द यानी बीजेपी सरकार उच्चारित करते रहे। उन्होंने 2003 के पहले का जिक्र किया और उस समय से अब तक की बिजली, पानी और बाकी विकास की तुलना करके एक संकेत तो दे दिया कि बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड जो जारी होगा उसमें तब और अब जैसी तुलना होगी। तोमर ने यह भी कहा कि हम विकास और गरीब कल्याण के मसले पर जनता के बीच जाएंगे, कांग्रेस की तरह डर्टी पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। इन वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गरीब कल्याण की दृष्टि से जो काम किए गए हैं उनका पूरा रिपोर्ट कार्ड कल भोपाल में अमित शाह जी के नेतृत्व में हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी इसको रिलीज करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के चुनाव में विकास और गरीब कल्याण के विषय को लेकर जनता के बीच में जाने वाली है। कांग्रेस डर्टी पॉलिटिक्स पर उतर आई है और उसके पास कोई विषय नहीं है। विषयहीनता और नेतृत्वहीनता के दौर से कांग्रेस गुजर रही है, लेकिन जनता इससे गुमराह होने वाली नहीं है। जिस तरह से बीजेपी की चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने एमपी को अपनी चुनावी कर्मस्थली बनाया है और जितनी तेजी से वो फैसले ले रहे हैं उससे ये लगता तो है कि कल जारी होने वाला रिपोर्ट कार्ड ना तो सतही होगा और ना ही उसमें ऐसे कोई फैक्ट्स होंगे जिन्हें लेकर पार्टी को फंसाया जा सके। हालांकि कांग्रेस को इस रिपोर्ट कार्ड में जो अभी जारी नहीं हुआ दम नहीं दिख रहा। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी अपने रिपोर्ट कार्ड में झूठे आंकड़े जनता के सामने पेश करेगी। विकास के नाम पर भ्रष्टाचार और घोटाले करने वाले, विधायकों की खरीद फरोख्त करके डर्टी पॉलिटिक्स करने वाले अब किस मुंह से शुचिता की बात कर रहे हैं? इससे बड़ी डर्टी पॉलिटिक्स क्या होगी कि 35 करोड़ में विधायकों को खरीद के आप सरकार गिरा दो। इससे बड़ी डर्टी पॉलिटिक्स क्या होगी? ये जितने भी आंकड़े देंगे भाई, ये जितने भी ये कहते हैं कि 50 साल में क्या किया, 60 साल में क्या,
जिन स्कूलों में पढ़े हैं ना, कॉलेजों में, अभी हमीदिया कॉलेज का बनाया है, 16वां साल मुख्यमंत्री जी गए थे, पुरानी फोटो जारी की, ये सब कांग्रेस की देन है, जहाँ से निकल के आए हैं। आरोप पत्र हो या रिपोर्ट कार्ड, कम से कम ये तो है कि बातें तो मुद्दों की हो रही हैं। आज जो नरेंद्र तोमर ने कहा उससे सभी सहमत होंगे कि आप विकास, गरीब कल्याण, अपनी उपलब्धि को लेकर जनता के बीच जाएं, ये चीजें परोसें और जनता को तुलना करने दें कि कौन बेहतर है। किसी भी मसले में डर्टी पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। हालांकि सियासत में डर्टी ट्रिक्स को ना मिलाएं तो वो बिना नमक, बिना तड़के की दाल की तरह लगता है। और आजकल इतना फीका, इतना बेस्वाद, खाता कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो सबसे पहले उन खास मेहमानों का मैं आपसे परिचय करा दूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, विद्वान प्रवक्ता भी हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय का। दूसरे मेहमान है फिरोज सिद्दीकी, कांग्रेस के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता है। फिरोज जी का भी स्वागत। और तीसरे मेहमान है राजेश सिरोठिया, पत्रकारिता का बहुत चर्चित चेहरा है, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। राजेश जी का भी स्वागत है। शुरू कर लेते हैं सबसे पहले दीपक जी के पास जाके। तो दीपक जी, जितना जितना आप बता सकते हो, मतलब जो पार्टी लाइन जो तय कर रही होगी कि पहले से रिवील जितना आप कर सकते हो तो कर दीजिए कि क्या लेके आ रहे हैं रिपोर्ट कार्ड में और कितना चुंबक होगा उसमें कि वोटर्स को खींच पाएगा। देखिए, 2003 के दिसंबर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और इसके पहले लगातार एक दशक तो दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी ही, लेकिन 1956 में मध्य प्रदेश के निर्माण के बाद से ज्यादातर समय 2003 के पहले कांग्रेस की सरकार रही है। तो भारतीय जनता पार्टी का कल जो सरकार का रिपोर्ट कार्ड आने वाला है उसमें हम कई चीजों को सामने रखने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो 2003 से लेकर और आज की तारीख तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बीच में अगर 15 महीनों को छोड़ दें तो लगातार रही है। हमने इन 18 सालों में मध्य प्रदेश में क्या विकास किया है, और वो सारा का सारा आंकड़ों के जरिए भी होगा और तथ्यों के जरिए हम सारी बातें बताएंगे कि 2003 के पहले सड़कों की स्थिति क्या थी, बिजली की स्थिति क्या थी, स्कूलों की स्थिति क्या थी, सिंचाई सुविधाओं की स्थिति क्या थी, किसानों की माली हालत कैसी थी, कन्याओं की स्थिति क्या थी, महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति क्या थी। तमाम बातें इसमें होंगी और उनका तुलनात्मक बातें भी होंगी कि 2003 के पहले क्या थी या 15 महीने की कांग्रेस सरकार ने कमलनाथ जी के बीच में आई थी उसने क्या किया। तो सारी बातें जनता के सामने लाना यह अच्छी डेमोक्रेटिक व्यवस्था में हर राजनीतिक दल का कर्तव्य है, वही हम करने जा रहे हैं। ठीक है साहब, मैं फिरोज जी को एंट्री करा देता हूँ। फिरोज जी, ये अभी वो जो आया नहीं इनका रिपोर्ट कार्ड, उसको बिल्कुल खारिज कर दिया, मतलब बिना देखे बिना पढ़े कि अरे साहब कुछ नहीं है, तो झूठ का पुलिंदा है, जैसा जो बयान कांग्रेस के आज लगातार आते रहे। देखिए, जो फैक्ट हैं बदल नहीं जाएंगे, वास्तविकता बदल नहीं जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी गुमराह करने की कोशिश क्यों कर रही है? हम तो सवाल कर रहे हैं कि 2008 में यही शिवराज सिंह जी थे जिन्होंने वायदा किया था कि स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाऊंगा। तो दीपक भाई बता दें कि स्वर्णिम मध्य प्रदेश बन गया क्या? उमा भारती जी आई थी कि गौ माता की पूरी संरक्षण किया जाएगा। गौ जो है राम, रोटी और गरीब, ये ऐसे राम, रोटी और मुझे याद है पंचजा था। हाँ, और गाय को वो रोटी खिलाए बगैर जो है खाना नहीं खाती थी। गाय का संरक्षण हो गया क्या? बड़े बिल्कुल स्पष्ट सवाल हैं। आप बता दीजिए कौन सा पावर प्लांट भारतीय जनता पार्टी ने लगाया। दीपक भाई आप ही बता दो कि कौन सा बड़ा पावर प्लांट जो है भारतीय जनता पार्टी ने लगा दिया। दीपक भाई, अपने जिले में जितने डैम है रायसेन जिले में, आप बता दीजिए कौन सा डैम आपने बनवा दिया। हम तो सवाल कर रहे हैं, बिल्कुल सीधे सीधे सवालों के जवाब दीजिए। कौन सा स्टेट हाईवे है जो भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया है? और जितने स्टेट हाईवेज बनाए हैं उन सब पे टोल लगता है, तो रोड आपकी कहां से हो गई? मैं तो ये स्पष्ट बात करता हूं कि आप भोपाल से 20 किलोमीटर जाइए, आपको टोल मिल जाएगा। और टोल मिल जाएगा, अगर मैं पैसे देके रोड पे चल रहा हूं तो ये भारतीय जनता पार्टी की से रोड कैसे हो गई? ये सरकारी रोड कैसे हो गई? ये बहुत सारे मुद्दे हैं। कल भारतीय जनता पार्टी का जो ये जो उपलब्धियों भरा जो एक पुलिंदा आ रहा है, जब ये पुलिंदा आएगा तो कांग्रेस इसका एक चीज का। ठीक है, राजेश जी को करते हैं सर, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, बहुत देर से हमारे साथ बैठे हैं। राजेश जी, आपकी टिप्पणी दोनों के मतलब दावों पर भी, और दूसरा ये उतना पुराना रिकॉल करना आपको लगता है, जो मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया चुंबक, तो चुंबक की तरह खींच पाएगा वोटर को दोनों का? देखिए प्रवीण जी, जो 93 से 2003 का दिग्विजय सिंह जी का कार्यकाल था,
उस कार्यकाल के दौरान जो कष्ट भुगतने वाली बिजली सड़क पानी के मोर्चे पर सड़क भुगतने वाली जो एक पीढ़ी है ना, वो पीढ़ी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब इस दुनिया में नहीं है। ठीक बात है। नंबर एक चीज। दूसरी चीज, जो नई पीढ़ी 2003 के बाद आई है, उसने जो कुछ भी देखा है, शिवराज जी को ही देखा है, उसने शिवराज जी को ही देखा है, या उमा जी का एक 10-11 महीने का कार्यकाल, या 11 महीने 12 महीने का कार्यकाल बाबूलाल गौर जी का देखा, उसके बाद शिवराज को ही देखा। तो उस पीढ़ी को वो तब और अब बीजेपी शासित इस सरकार ने एक जनसंपर्क विभाग में एक पूरा एक कंपैरिजन चार्ट भी बनाया, एक बुकलेट तैयार की है तब और अब, यानी दिग्विजय सिंह के समय क्या था और अब क्या हुआ है, और उसी को वो फोकस कर रहे हैं। क्योंकि 2003 में जो बीजेपी की सरकार आई थी उमा भारती के नेतृत्व में, उसने केवल दिग्विजय सेंट्रिक अटैक किया था। ठीक बात। और बंटाधार शब्द वहीं तब पैदा हुआ मिस्टर बंटाधार करके, और बिजली सड़क पानी, 3 मुद्दों को पकड़ के वो चले थे, और उससे उमा भारती बिल्कुल डेविएट नहीं हुई। दिग्विजय सिंह हैज ट्राइड लॉट, बहुत कोशिश की उनको डेविएट करने की, पर वो नहीं हुई, और वो अंततः वो एक बड़े बम्पर बहुमत के साथ में वो जीत के आए, है ना। लेकिन एक चीज मैं पॉइंट आउट करूंगा, ये देखिए कमी बेशी तो हर सरकार में होती है, सब कुछ होता है, लेकिन बिजली सड़क पानी का जो मोटिव जो 2003 से चला था, 3 मुख्यमंत्री बदलने के बावजूद भी बीजेपी में वो जारी रहा। लेकिन ये जो 15 महीने की कांग्रेस की सरकार आई, और उसके बाद के जो 3.5 साल का जो कार्यकाल गुजरा है, उस कार्यकाल के लेके जरूर मैं कहूँगा कि उसमें कुछ कुछ जो है शिवराज की कार्यशैली, जो शिवराज का जो काम करने का जो मूल पिंड था, उससे वो हटकर कमलनाथ की शैली में जो मुख्यमंत्री तो काल जो चलाने का जो उनके, ठीक है सर, एक वो जो है ना उनको कमलनाथ की नकल करते दिखे, कई नकल करते दिखे। एक बार दीपक जी को इनका लेता। दीपक जी, एक बात मैं जरूर पूछूंगा, ये सही है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ राजेश जी की बात से, राजेश जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं भाई। 2003 की वो पीढ़ी माना जो एडीएम रहा होगा वो एसीएस हो गए अब तक। शिवराज जी के वक्त ही कोई ट्रेनी आईएएस या फ्रेशर आईएएस आया होगा, अब एसीएस की रेंज तक पहुंच गया। तो कब तक उसे भुनाते रहोगे भाई आप 2003 को? अगर आप कह रहे हो कि हम, तोमर साहब ने कहा कि विकास और इन सब उपलब्धियों को लेके जाना लोकतांत्रिक व्यवस्था का अंग है, मैं बिल्कुल सहमत हूं। 2003 को रिकॉल क्यों कराना? फिर आपने लाइन लंबी की, वही बताइए। देखिए ऐसा है, अगर आप 2003 को याद नहीं करना चाहते तो किसी और से कंपेयर कर लीजिए। राजनीति में या किसी भी विकास के किसी भी प्रतिमान को देखने के लिए तुलना इतना जरूरी है। अगर तुलना नहीं होगी तो किस बात से आप बताओगे कि बेहतर है? तो मैं समझता हूं कि इसमें कांग्रेसियों को शर्मिंदा होने की बात नहीं, सत्य का सामना करने की हिम्मत होना चाहिए। और अगर आप पूछेंगे कि हमने क्या किया है, तो हमको बताना पड़ेगा भैया 2003 तक ये स्थिति थी, 2003 के बाद ये है, सड़क की स्थिति ये थी, बिजली की स्थिति ये थी, सिंचाई सुविधाओं की स्थिति ये थी, कानून व्यवस्था की स्थिति ये थी। सारी बातें हमें कांग्रेस के शासनकाल से तुलना करके बतानी पड़ेगी, और मैं नहीं समझता कि कोई और तरीका हो सकता है। मतलब इसीलिए ये तय कर लिया। तो पूरी चीजें हम मान के चले कि उमा जी भी होंगी। मैं तो अंदाज लगा रहा हूं, केवल 2003 2-3 बार सुना जब तोमर साहब को, तो उमा जी बाबूलाल गौर साहब की भी कुछ योजनाएं होंगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिसंबर 2003 में बनी थी, और उसके बाद कौन मंत्री बने, कौन मुख्यमंत्री बने, वो सारी बातें, कौन विधायक रहे कौन नहीं रहे, सारी बातें गौण है। भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो के जरिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने नेतृत्व के जरिए जनता के बीच जाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी को जनादेश मिलता है। ठीक है। तो मुख्यमंत्री कोई हो, मंत्री कोई हो, विधायक कोई हो, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी उन सारी बातों के लिए जवाबदेह है। अगर 30 साल पहले, 50 साल पहले भी अटल जी के संबंध में कुछ अटल जी ने कुछ कहा है, उन सारी बातों के लिए नेतृत्व में सतर्कता तो होती है, लेकिन पार्टियां जिम्मेदार होती हैं, क्योंकि मैनिफेस्टो पार्टी का होता है, व्यक्तियों का नहीं होता। समझ गया सर। एक बार फिरोज जी को इन करते। फिरोज जी, ये ऐसे तो नहीं कि आपका वीकर सेक्शन है, इससे तो आप सहमत होंगे कि भाई 2003 का के पहले का जब भी याद करेंगे तो राजेश जी की बात से हम इस बात से सहमत है कि वो पीढ़ी चली गई, लेकिन हम लोगों ने देखा है, और भी कई लोग हैं जिन्होंने देखा है कि हाँ साहब सड़कें बहुत खराब होती थी, लाइट की पोजीशन बहुत खराब थी। अगर ये रिकॉल कराएंगे तो आपके लिए तकलीफ दे हो जाएगा? देखिए, ये थोड़ी सी बात मैं बोल दूं, फिर आगे की बात करता हूं। करिए। जब छत्तीसगढ़ का डिवाइडेशन हुआ, छत्तीसगढ़ अलग हुआ, तो हमारे पावर प्लांट सब उनके पास चले गए। हमें जो स्टेट बंटवारा होना था, उसके बाद जो अटल बिहारी की सरकार से जो हमको फंड मिलना चाहिए था, वो भुगतान नहीं मिला।
आप देखिए कि जो इंदिरा सागर था वो बन के तैयार था, लेकिन रेलवे ने टेस्टिंग पूरी नहीं की, इसलिए ना फिलिंग नहीं कर पाया, इंदिरा सागर को पानी नहीं मिल पाया, बिजली नहीं मिल पाई। खैर ये अलग मुद्दे हो गए, लेकिन मैं कल अमित शाह जी से ये गुजारिश करूंगा कि वो आए और एक अमोद कंठ जी ने 2017-18 की नीति आयोग की रिपोर्ट दी और उस नीति आयोग की रिपोर्ट में ही लिखा है कि मध्य प्रदेश जैसे बीमारू राज्य होने की वजह से देश तरक्की नहीं कर रहा। ये 14वें नंबर का राज्य था जिसकी रेटिंग सरकार के उन्होंने 17वें नंबर पे कर दी। तो मैं ये समझना चाहता हूँ दीपक भाई से कि ये क्या रहा है, बंदर 2 फुट चढ़ रहा है 4 फुट नीचे उतर रहा है, ये हो क्या रहा है कि आपकी जो अमोद कंठ जो नीति आयोग तो हमारा नहीं है, नीति आयोग की ये रिपोर्ट है। नीति आयोग ने जो शिक्षा को लेके जानकारियां दी है, एनसीआरबी के डाटा देख लीजिए आप, क्या ये सब हमारे समय थे? और हम ये जानना चाहते हैं कि अब ये जो उमा भारती और बाबूलाल गौर का जमाना है, तो अब धीरे धीरे जो है शिवराज सिंह जी को पर्दे के पीछे किया जा रहा है और उनके चेहरे को पीछे करके और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा जो आगे करने का जो प्रयास हो रहा है, ये प्रयास सफल नहीं होगा। जनता को पता है कि शिवराज सिंह जी के ही नेतृत्व में ये 50% कमीशन की सरकार रही है और 50% कमीशन की सरकार क्यों रही है, ये भारतीय जनता पार्टी इस बात राजेश जी को इनका हमारे जमाने में क्या 50% कमीशन की सरकार हुआ करती थी? ठीक है, राजेश जी को वो आईपीएस आमोद कंठ से लेके कई चीजें ले आए, वो दिल्ली के बड़े डायनेमिक आईपीएस थे, मुझे याद है, मेरा ही परिचय था उनसे। तो राजेश जी, ये आपको लगता है कि फायदेमंद होगा बीजेपी के लिए रिकॉल कराना? कांग्रेस जैसे अभी आप देखो, फिरोज जी ने तुरंत रक्षात्मक होते हुए 8-10 मुद्दे बता दिए कि चूंकि गवर्नमेंट बदल गई, चूंकि स्टेट बट गया था, चूंकि इंदिरा सागर नहीं बन पाया, तो ये रक्षात्मक कर देना चाहती है कि बीजेपी एक योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस को? देखिए, जो इंदिरा सागर की बात कर रहे हैं, इंदिरा सागर जो है प्रोजेक्ट जो है वो 92 में बंद हो गया था। जैसे ही पटवा सरकार गई थी वो बंद हो गया था। मेरा उससे जुड़ाव इसलिए रहा है क्योंकि मैं हमेशा दिग्विजय सिंह जी से भी मेरी बहुत अच्छी मुलाकात होती थी और बातें होती थी सारी डेवलपमेंट को लेके। मैं बार बार उनसे बोलता था कि सर आप जो है वेलफेयर की स्कीम तो अच्छी लेके आते हैं, लेकिन बिजली सड़क पानी पर भी आप थोड़ा ध्यान दीजिए। तो वो कहते थे किसी को भोपाल आने की जरूरत क्या है, विकास से चुनाव नहीं जीता जाता, ये वगैरह की बातें। हमारे घर में रहिए, गांव में रहिए। हाँ, गांव में रहिए, जिला सरकार दे दी, जिला में रहिए। उन्होंने कर्मचारियों के लिए भी कह दिया, कर्मचारियों के लिए भी इस तरह से बात। तो वो थोड़ा सा उनका जो दूसरा कार्यकाल था, वो जो कुछ लोगों ने उनको, कुछ अफसरों ने खासतौर से वो दलित एजेंडा और सब सारे उनमें जो ट्रैप किया उनको, उससे वो थोड़ा डेविएट हो। मैं बात कर रहा था, डेविएट नहीं होना चाहता मैं इंदिरा सागर डैम की। अटल बिहारी वाजपेयी ने उसको नेशनल प्रोजेक्ट के रूप में, जो 2092 से बंद पड़ा हुआ था, उसको एक नेशनल प्रोजेक्ट के रूप में उठाया और उसका 263 जो है मीटर जो है उसका फुल रिजर्वायर लेवल है, सबसे ऊपर बढ़ता है और उसमें बिजली का उत्पादन जो है 238 के बाद से शुरू हो जाता है, 38 के बाद खत्म हो जाता है। तो वो 250-55 तक तो भरा जाने लगा था दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में और भरपूर बिजली जो है दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में मिलने लगी थी। समस्या क्या हो गई, ओंकारेश्वर भी जो है काफी तेजी से प्रगति कर रहा था। समस्या हुई थी जो महेश्वर वाला प्रोजेक्ट जिसको एस्कोमार्स को दे दिया गया था, एस्कोमार्स ने उसको किया भी नहीं, एनएचडीसी को करने भी नहीं दिया, क्योंकि केंद्र सरकार का ही उपक्रम था एनएचडीसी, उसने ये दोनों डैम बनाए थे, ओंकारेश्वर और इंदिरा सागर। तो उस पर क्या हुआ कि उसकी जो रेट थी, जहाँ इंदिरा सागर की रेट आती थी 3.5 रुपये प्रति यूनिट और उसकी रेट हुई थी 8.5 रुपये यूनिट। तो सुभाष शर्मा थे एनएचडीसी के यहाँ पर मध्य प्रदेश में प्रबंध निदेशक, मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। वो कहते थे राजेश मैं क्यों लूंगा इसका, इतना महंगी प्रोजेक्ट जो है ना वायबल नहीं है, हम नहीं लेंगे। तो वो जो है ना वो प्रोजेक्ट आज भी नहीं हो पाया। नीतियों में खामी थी मतलब आपको लगता है? हाँ बिल्कुल। एक बार दीपक जी को इन कर लेते हैं। दीपक जी, ये जो आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं या ये सारी चीजें बात कर रहे हैं, मैं फिर उसी पे आऊंगा कि भाई अगर आप कह रहे हैं कि भाई ठीक है सकारात्मक ले जाना चाहते हैं हम चुनाव को, विकास के मसले पर ले जाना चाहते हैं, उम्मीद है आपको कि वोटर जो है वो इस लाइन को स्वीकार लेगा? या जो राजेश जी कह रहे थे कि भाई अब अंदाज तो शिवराज जी का भी बदला है, तो बहुत सारे फैक्टर होंगे, एंटी इनकम्बेंसी भी एक फैक्टर होगा? देखिए, ऐसा है कि वोटर लगातार स्वीकार रहा है, इसको आपको स्वीकार करना चाहिए। 2018 में भले ही हम 5 सीटें कम रह गए थे, लेकिन वोटों की संख्या, वोट हमारे तब भी ज्यादा थे। तो जाहिर तौर पर 2003 से लेकर आज की तारीख तक जितने भी चुनाव हुए हैं, हर चुनाव में मध्य प्रदेश के वोटरों ने स्वीकारा है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ज्यादा भरोसा है उनको बनिस्पत कांग्रेस के,
और दोनों तरह की स्थितियां रही हैं। बुरी से बुरी स्थिति में भी उन्होंने माना है कि कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी बेहतर है, और बहुत अच्छी स्थिति में तो कांग्रेस मुंह दिखाने लायक स्थिति में नहीं थी। कांग्रेस के नेता तमाम दावा कर रहे हैं कि साहब वो 1998 के बीच से और 2002 के बीच में, 3 के बीच में कुछ हो गया था। इनसे पूछिए कि 1998 में क्या हुआ था। 1998 में कांग्रेस पार्टी के मंत्रिमंडल के 22 मंत्रियों को भ्रष्टाचार के मामले में इनके टिकट काट दिए गए थे, क्योंकि लोकायुक्त ने इनके खिलाफ रिपोर्ट की थी, और दिग्विजय सिंह ने जेल जाने से बचा लिया। ऐसे तमाम राजनेताओं को हम जानते हैं। चूंकि अब कांग्रेस पार्टी को लगता है कि मध्य प्रदेश की जनता भूल चुकी होगी या मध्य प्रदेश की नई पीढ़ी नहीं जानती होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का असली डर यह है कि इनका काला चिट्ठा बहुत जल्दी सामने आ जाएगा अगर इन्होंने इतिहास को गलत फहमी से फैलाने की कोशिश की। मेरे मित्र फिरोज सिद्दीकी भी बता रहे थे कि हमारा जो भोजपुर विधानसभा क्षेत्र है उसका जिक्र करने की कोशिश कर रहे थे कि वहां डैम की क्या स्थिति है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 34 मील पे जो गुंडागर्दी थी, मुख्तार मलिक कौन होता था, रजी मलिक कौन होता था, उसके बारे में बताइए। उसके बारे में बताइए कानून व्यवस्था की क्या स्थिति मध्य प्रदेश में। दिग्विजय सिंह के विधानसभा क्षेत्र में दलित महिला के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था, छुड़ावलिया कांड हुआ था, क्या स्थिति थी। तो वो सारी चीजों के जवाब देना आपके लिए मुश्किल होगा। जब हमारी 2003 में सरकार बनी, मध्य प्रदेश उसके पिछले वर्ष में बलात्कार के मामले में देश में नंबर 1 था। वो सारी चीजों का सामना करने की स्थिति में नहीं कांग्रेस पार्टी। तो झूठ का पुलिंदा बना के कुछ भी कहें आप, लेकिन विकास की बातें भी हम करेंगे, और अगर आप नकारात्मक बातें करेंगे तो उनका सामना करने की स्थिति आपकी हैसियत नहीं है। बिल्कुल जवाब ले लेते हैं फिरोज जी। वो कह रहे हैं कि आप जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन हमारे प्रोग्राम का नाम है जवाब तो देना होगा, तो दीजिए जरा जवाब जो पूछ रहे हैं दीपक जी। दीपक भाई ये बताइए, आपका मास्टर प्लान बन गया मत भोपाल का? वो तो हमारा ही बनाया हुआ चला। रजी मलिक कौन था? अगर आपने भोजपुर की बात की तो बताओ, रजी मलिक कौन था, मुख्तार मलिक कौन था? और मुख्तार मलिक को किन किन कांग्रेसी नेताओं का संरक्षण था, जिसका बाद में राजस्थान में पुलिस ने गुंडों ने एनकाउंटर किया, पुलिस उनके पीछे लगी थी। वो तो पटवा जी का संरक्षण था। हमने हमको लोग बताते ये पटवा जी का संरक्षण था। आप बताइए कि कांग्रेस पार्टी के दौर में मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था क्या स्थिति थी? दीपक जी जवाब ले लेते। देखिए आपको बहुत वक्त दिया, जवाब ले लेते। फिरोज जी को का जवाब ले लेते, फिर राजेश जी के पास जाएंगे। फिरोज जी बात पूरी करिए। रजी मलिक कौन था, मुख्तार मलिक कौन था, बताओ, बता दीजिए जल्दी से। आदिवासी, ये सुनिए आप पूरी बात। इनसे पूछिए कि किन आदिवासी बच्चों को उठवा लिया था? दीपक जी आज अपने स्वभाव के विपरीत थोड़े ज्यादा आक्रोश में जवाब दीजिए फिरोज जी, नहीं तो दीपक जी का गुस्सा बढ़ते जा रहा है। देखिए आप देखिए सवाल ये है कि मुख्तार मलिक की बात कर रहे हैं, तो आप ये बता दो वो कितने दिन जेल में रहे? हम रजी मलिक की बात कर रहे हैं जो कांग्रेस का नेता था घोषित, कांग्रेस के मंत्री वहां ठहरते थे उसके फार्म हाउस में। अरे भाई वो उनकी भी कब कितने दिन जेल में रहे? भारतीय जनता पार्टी बताए ना। और कौन से आरोप उनके ऊपर सिद्ध हुए? जवाहरलाल नेहरू का जवाब भी देना है, मुख्तार मलिक का जवाब भी देना है। हाँ, तो कौन से आरोप उनके ऊपर सिद्ध हुए बताइए ना आप मेरे को। और अब आप इतनी छोटी नीचे पे राजनीति पे आ गए, मतलब इसका मतलब है कि आपके पास अरे जनता की गुंडागर्दी छोटी राजनीति लग रही है, कानून व्यवस्था का मामला आपको छोटा लग रहा है। भोजपुर तक राजनीति कौन लेके गया आप बताओ? मैंने थोड़ी भोजपुर अरे भाई साहब, आपने भोजपुर की बात करना शुरू किया, अब्दुल्ला का जो लोग, मैं पूछ रहा हूँ कि भारतीय एक उपलब्धि बता दीजिए ना भोजपुर की, कानून बताइए तो एक उपलब्धि बता दीजिए। पहले भी जाते थे और अभी भी जाते हो, क्या? अरे एक उपलब्धि बता दीजिए ना, बताइए आप क्या उपलब्धि है? कौन सी फैक्ट्री लगवा दी आपने? अगर बताने लायक और आपके विधायक के ऊपर तो चेक बाउंस के केस लगे हुए हैं, भागते फिर रहे हैं आपके विधायक तो वहां से। बहुत छोटे मसले पे उलझ जाएंगे सर, अब एक विधानसभा पे उलझ जाएंगे। माफ कीजिए, हाँ तो मुझे बोलने दीजिए। मैं बोलिए फिरोज जी, बात पूरी करिए, फिर राजेश जी के पास जाएंगे। जल्दी बोलिए। अगर नर्मदा आई तो वो भी JNNURM के प्रोजेक्ट से आई, PRTS आया वो भी JNNURM के प्रोजेक्ट से आया। इनसे तो एक मास्टर प्लान नहीं बना भोपाल का। और BRTS की और गौ माता की स्थिति क्यों खराब है भाई मध्य प्रदेश में? क्यों जगह जगह गौ माता सड़कों पर बैठी है? आप तो आए थे ना कि गांव के लिए हम गांव का काम करेंगे, गौ माता का संरक्षण करेंगे, तो आप किसी भी मोर्चे पे तो सत्य नहीं है। 22-24 हजार स्कूलों में टीचर नहीं है। लोग बेरोजगारी का आलम ये है कि बच्चे जो है सड़कों पर बैठे हैं। कोई भी एक इम्तिहान दे लीजिए, वो इम्तिहान में नियुक्ति नहीं होती है। अव्वल तो 2 बार एडवर्टाइजमेंट होता है, उसके बाद हाई कोर्ट रोक देता है, उसके बाद नियुक्तियां नहीं होती।
तो ये स्थिति आपकी सरकार की है। आप ठीक तो है। 1 लाख रोजगार दे रहे थे 15 अगस्त को, कहाँ है वो 1 लाख ठीक है सर, रोजगार? तीसरे मेहमान पर बहुत देर से नहीं गया, राजा जी को इन कर लेता हूं मैं। राजा जी, ये बिल्कुल क्लियर अब दिखने लगा, जो हमने तो अंदाज ही लगाया था केवल तोमर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, अब क्लियर दिखने लगा कि वो ये जानबूझ के बीजेपी लाएगी एजेंडे में दिग्विजय सिंह को। आपको लगता है फायदा होगा या नुकसान, या फिर ये फिर एक तरह का आरोप प्रत्यारोप ही हो जाएगा, वोटर के मानस में बैठेगी क्या ये बात? देखिए, पहली चीज तो ये जो बात कही नरेंद्र सिंह तोमर ने कि डर्टी पॉलिटिक्स नहीं होगी, मैं कहता हूँ कि डर्टी पॉलिटिक्स की शुरुआत हो चुकी है और वो होती रहेगी। क्योंकि जो 50% कमीशन 50% कमीशन वाला जैसे जो आरोप है, गोया कर्नाटक में आप 40% कमीशन के आरोप के कारण नहीं जीते। वहां पे बहुत सारी स्थितियां थी जो 6-8 महीने से वॉल रिटन फैक्ट की तरह दीवार पे लिखी इबारत की तरह साफ था कि बीजेपी की सरकार जा रही है वहाँ। ठीक है, यहाँ क्या लिखा दीवार में आपके मुताबिक? हाँ, वो वहाँ पे 3 दलीय वाला प्रदेश है। मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश जब तक 2 दलीय प्रदेश है, यहाँ पे देखिए कांग्रेस का 32 से 34% वोट बैंक इंटैक्ट है और बीजेपी का भी 38-39% वोट बैंक इंटैक्ट है और 15% करीब वोट जो है वो ऐसा है जो कि 10 से 15% का वोट फ्लोटिंग होता है। वो फ्लोटिंग वोट जिसके साथ आ जाएगा, जो ले आएगा वो सरकार में आ जाएगा। पिछली बार क्या हुआ था, एकदम नेक एंड नेक फाइट हो गई थी 2018 में और 45,000 ज्यादा वोट पाने के बावजूद बीजेपी की 6 सीटें कम रह गई थी। अब एक सबसे बड़ा जो मसला है प्रवीण जी कि बीजेपी ने जो इलेक्शन के सर्वे और एनालिसिस जो कराए थे अभी तक 2003 से 2018 तक, वो सब मध्य प्रदेश के लेवल के ही जो एनालिस्ट थे, सेफोलॉजिस्ट थे, उनसे ही करवाई थी। कांग्रेस भी कमोबेश ऐसी करती थी, लेकिन कमलनाथ जी के आने के बाद 2018 में उन्होंने एक प्रोफेशनलिज्म का दौर शुरू किया और दिल्ली से उन्होंने एजेंसी हायर की 18 में और अभी भी उन्हें दिल्ली से हायर की है और बीजेपी ने भी पहली बार दिल्ली से ही एजेंसी हायर की है। तो अब दिल्ली के लोग कितनी बारीकी से मध्य प्रदेश की जमीनी हकीकत को समझ के कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा फैक्टर है इससे। बिल्कुल ठीक है, बड़ी बात है। मैं जाना चाह रहा था दोनों पॉलिटिकल गेस्ट के पास, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन ये बात वाकई एक सोचने की है कि अतीत की तुरपन उधारने से क्या बहुत ज्यादा फायदा किसी पॉलिटिकल पार्टी को हो सकता है? क्या इतना अपील कर जाएगा? कल एक बार और बात करेंगे इस पर, देखेंगे इसे कि जो रिपोर्ट कार्ड आ रहा है उनमें किन मुद्दों को फोकस किया गया। आज की चर्चा में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को किसी खास मसले पर, खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BSTV।